नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जीएस विद छोटे लाल में। प्यारे दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट जो है पढ़ेंगे। इंडियन पॉलिटी में हम राष्ट्रपति टॉपिक देख रहे थे प्यारे दोस्तों, जिसमें से हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने राष्ट्रपति की वीटो पावर और ऑर्डिनेंस पावर के बारे में पढ़ा था। सो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट जुडिशरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। राष्ट्रपति और राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, अगर चैनल में नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की सीधा नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचे जल्द से जल्द। तो प्यारे दोस्तों, आज चर्चा करेंगे हम राष्ट्रपति और राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के बारे में। तो इसमें हम देखते हैं प्यारे दोस्तों, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां क्या है। जुडिशरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट पहले हम देखते हैं। तो इसमें बताया गया प्यारे दोस्तों कि ऑल जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट, है ना। सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जितने भी जज होते हैं सभी को अपॉइंट नियुक्त कौन करता है? प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है। एंड ऑल जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट रिमूव बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ पार्लियामेंट। तो प्यारे दोस्तों, तो जितने भी जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, उनका रिमूव भी कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। लेकिन किसकी सलाह पर? पार्लियामेंट की सलाह पर, संसद की सलाह पर। और दूसरा जुडिशरी पावर में देखते हैं प्यारे दोस्तों कि पार्डन पावर आता है, एक क्षमा करने का पावर आता है। किसी को कुछ चीज में अगर सजा मिली है तो उसको राष्ट्रपति जो है किस तरह से सजा उसके कर सकता है, सजा को माफ कर सकता है या फिर कम कर सकता है, वो किस तरह से करेगा, यही पार्डन पावर जो है बताता है राष्ट्रपति को। तो यहाँ बताया गया है प्रेसिडेंट आर्टिकल 72, है ना, जो हमारा देश का राष्ट्रपति है प्यारे दोस्तों, वो आर्टिकल 72 के अनुसार जो है पार्डन पावर का यूज करता है। और साथ ही जो गवर्नर होते हैं हमारे राज्यों के, वे आर्टिकल 161 के अनुसार जो है पार्डन पावर का यूज करते हैं। 72 होता है केंद्र के लिए, मतलब कि राष्ट्रपति के लिए, उसी में 89 ऐड कर दिए तो हो गया 161 प्यारे दोस्तों। तो 161 आर्टिकल के अनुसार जो है गवर्नर क्या कर सकता है? यूज ऑफ हिज पार्डन पावर। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि ऑल पनिशमेंट कैन पार्डन बाय प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। जितनी भी सजा है ना, सभी सजाओं को माफ करने का अधिकार कौन कौन रखता है? प्रेसिडेंट और गवर्नर, है ना। मतलब दोनों को ऐसा पावर दिया गया है कि किसी भी सजा को वो माफ कर सकते हैं। बट लेकिन जो गवर्नर होगा, बट गवर्नर कैन नॉट पार्डन सेंटेंसेस ऑफ डेथ एंड पनिशमेंट ऑफ कोर्ट मार्शल। लेकिन जो किसी भी राज्य का राज्यपाल होगा प्यारे दोस्तों, वो सभी सजाओं को तो पार्डन पावर के तहत माफ कर सकता है। लेकिन जो मृत्यु दंड दिया गया हो, है ना, डेथ ऑफ सेंटेंसेस ऑफ डेथ की पनिशमेंट मिली हो या फिर कोर्ट मार्शल की पनिशमेंट मिली हो, उस स्थिति में वो पार्डन पावर का यूज नहीं कर सकता है प्यारे दोस्तों। यही बात बताया गया प्यारे दोस्तों कि राष्ट्रपति और राज्यपाल सभी सजाओं को माफ कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल की सजा को माफ नहीं कर सकता प्यारे दोस्तों। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि कोर्ट मार्शल होता क्या है ना। कोर्ट मार्शल होता क्या है? तो कोर्ट मार्शल वह दंड है या फिर वह पनिशमेंट है प्यारे दोस्तों, जब कोई सेना अपने देश के साथ देशद्रोह करता है ना, तब उसे जो सजा दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? कोर्ट मार्शल, है ना। देशद्रोह का जो सजा अगर किसी पर लग गया, कोई सैनिक पर, कोई सेना पर, है ना, तो उसी सजा को क्या बोला जाता है? कोर्ट मार्शल क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों।
तो आर्टिकल 72 में देखते हैं हम प्यारे दोस्तों कि क्या क्या पार्डन पावर दिया गया है। तो 72 के अकॉर्डिंग पार्डन मतलब क्षमा करना, सजा को बिल्कुल माफ कर देना, एक ये प्रावधान है। और दूसरा है कॉम्यूटेशन, है ना, लघुकरण, नेचर ऑफ पनिशमेंट चेंज, है ना, जैसे कोई भी अगर सजा दिया गया है तो उसकी प्रकृति को वो जो है चेंज कर दे सकता है इस कॉम्यूटेशन लघुकरण के तहत राष्ट्रपति। एग्जाम्पल में मृत्यु दंड को कन्वर्ट करके उसको उम्र कैद, अगर उम्र कैद मिला है तो उसको 14 वर्ष का सजा, इस तरह से उसका लघुकरण किया जाता है सजा का। और है रिमिशन, परिहार। परिहार के तहत क्या होता है प्यारे दोस्तों कि सजा कम कर दी जाती है लेकिन सजा की प्रकृति चेंज नहीं होती। उसमें क्या होता था कि प्रकृति चेंज हो जाता था, है ना, मृत्यु दंड से उम्र कैद, उम्र कैद से 14 साल की सजा, इस तरह से। लेकिन परिहार में क्या होगा, सजा को कम कर देगा लेकिन उसका जो है प्रकृति चेंज नहीं होगा। जैसे कि अगर किसी को सजा मिला है 10 वर्ष का कठोर कारावास, तो उसको 5 वर्ष का कठोर कारावास में वो चेंज कर सकता है, कौन, राष्ट्रपति। उसके बाद है एक रेस्पाइट, विराम। इसके तहत क्या कर सकता है कि विशेष परिस्थितियों में सजा को कम कर देना। कुछ स्पेशल तरह का अगर सिचुएशन क्रिएट हो गया तो उस केस में क्या करेगा राष्ट्रपति कि उसका जो सजा है उसको कम कर सकता है। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो, कोई महिला प्रेग्नेंट हो, etc, इस तरह से अगर कोई है तो उसकी सजा को क्या कर किया जा सकता है, विराम के तहत कम किया जा सकता है। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि रिप्रीव, पर विलंबन, ये क्या होता है कि मृत्यु दंड के मामले में ये फैसला लिया जाता है पर विलंबन का, रिप्रीव का। अगर राष्ट्रपति के पास कोई फाइल भेजी जाती है कि हमारे मृत्यु दंड की सजा माफ कर दी जाए, तब जब तक राष्ट्रपति को निर्णय नहीं लेता तब तक उसको मृत्यु दंड की सजा नहीं दी जा सकती है ना। तो इस तरह का ये पर विलंबन होता है। जब तक राष्ट्रपति उस फाइल को हाँ ना या फिर जो भी निर्णय अपना नहीं देगा तब तक उसके खिलाफ जो भी सजा मिला है कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। एग्जाम्पल में राजीव गांधी केस जो 1995 में हुआ था, है ना, कि 1995 में जो भी उसके अपराधी घोषित हुए थे उनके तहत ये केस आया था 1995 में। देखते हैं इसमें क्या था कि अगर राष्ट्रपति एवं राज्यपाल अपनी पार्डन पावर का मिसयूज करते हैं तो प्यारे दोस्तों ये जो है राजीव गांधी केस 1995, इसमें यही था कि राष्ट्रपति के पास जो है फाइल भेजी गई थी, इन लोगों को मृत्यु दंड मिला था जो भी अपराधी थे, और राष्ट्रपति ने इस फैसला को देने में बहुत सारा समय लिया था और बहुत लेट से इस सजा को दिया था। लगभग 14 से 15 साल का समय लग गया था, आई होप यही होगा। तो जो बाद में जब फैसला आया कि इनको मृत्यु दंड दे दिया जाए तो जो वहाँ के अपराधी थे जो केस में संलिग्ध थे उन्होंने कहा कि इतने साल तक तो हम सजा काटते ही आ रहे हैं तो फिर हमें दोहरा सजा क्यों दिया जा रहा है ना, और इस तरह से उनका जो है मृत्यु दंड का फैसला रिजेक्ट हो गया था। आई होप यही कहानी थी प्यारे दोस्तों, मुझे अच्छे से याद नहीं है। अगर राष्ट्रपति एवं राज्यपाल अपने पार्डन पावर का मिसयूज करते हैं ना, क्या करते हैं, राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल अपने पार्डन पावर का मिसयूज करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उनकी पावर को कैंसिल कर सकती है। अगर गलत तरीका से इस्तेमाल करेगा कोई भी राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति तो सुप्रीम कोर्ट के पास इतना पावर है कि उसके फैसलों को वो क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, उसके पावर को कम कर सकता है। जैसे केस नंबर 1 एक आया था मारू राम बारू 1980 में, है ना, मारू राम बारू केस आया था जिसका न्यायिक समीक्षा किया गया था, है ना। और त्रिवेणी वेन वाद आया था 1989 में। इसमें मृत्यु दंड के पार्डन मामले में राष्ट्रपति ज्यादा समय ना लगाए ये केस आया था, है ना,
मतलब राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ जो पावर दिया गया है उसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था। एक था मारूराम बारू केस, उसके लिए न्यायिक समीक्षा किया गया कि हाँ राष्ट्रपति सही कर रहा है कि नहीं किया कर रहा है। और त्रिवेणी वेन वाद आया था 1989, इसमें मृत्युदंड के पार्डन मामले में राष्ट्रपति ज़्यादा समय ना लगा, ये फैसला लिया गया था, है ना, कि मृत्युदंड किसी को देना है कि नहीं देना है। अगर राष्ट्रपति पास चला जाता था तो वो जब तक फैसला नहीं देता था तब तक क्या होता था, लंबित रहता था मामला। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि राष्ट्रपति जो है इस मामले पर ज़्यादा समय ना लगाए, जल्द से जल्द फैसला दे। एक तरह से ये बहुत ही अच्छा काम हुआ प्यारे दोस्तों। अब आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों, मिलिट्री पावर ऑफ प्रेसिडेंट, है ना। जुडिशरी पावर तो हमने देख लिया, अब चर्चा करेंगे हम मिलिट्री पावर के बारे में कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं उनको कौन कौन सी मिलिट्री पावर दी गई है। तो राष्ट्रपति की सैनिक शक्तियां ये आर्टिकल 53 के 2 में वर्णित है ना। आर्टिकल 53 का 2 में यह वर्णित है कि ऑल पावर ऑफ डिफेंस शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। रक्षा की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, है ना। यही इसमें बताया गया है आर्टिकल 53 का 2 में कि डिफेंस से रिलेटेड जितने भी पावर है वो सारा का सारा किसमें निहित होगा, राष्ट्रपति में निहित होगा। प्रेसिडेंट इज द चीफ कमांडर ऑफ ऑल आर्म फोर्सेस। राष्ट्रपति सेनाओं का क्या होता है, चीफ कमांडर होता है, मुखिया होता है, एक तरह से कह सकते हैं, है ना। सभी सेनाओं का मेन लीडर होता है कौन, राष्ट्रपति। और क्या इसमें बताया गया है कि डिक्लेरेशन ऑफ वार बाय प्रेसिडेंट, अगर किसी दूसरे देश के खिलाफ युद्ध लड़ने की घोषणा करना हो तो वो अंतिम फैसला, अंतिम निर्णय या फिर अंतिम घोषणा कौन करेगा, हमारे देश का राष्ट्रपति करेगा। जब तक राष्ट्रपति अगर निर्णय ना दे कि हमें युद्ध करना है तब तक किसी तरह का भी युद्ध किसी देश के साथ नहीं किया जा सकता है प्यारे दोस्तों। तो ये युद्ध की घोषणा कौन करता है, हमारे देश का राष्ट्रपति करता है। और इसमें क्या बताया गया है प्यारे दोस्तों कि हेड ऑफ आर्म फोर्स अपॉइंट एंड रिमूव बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जितने भी हमारे देश की सेना होती है, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, है ना, उन सभी का जो चीफ होगा, है ना, मेन आदमी जो होगा, हेड जो होगा, उसका जो है नियुक्ति और उसको रिमूव करने का जो पावर है, अपॉइंट एंड रिमूव करने का पावर, वो कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है ऑन एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के सलाह पर, है ना। केंद्र सरकार सलाह दिया कि आप जो है इसको जल सेना का हेड नियुक्त करना है तो वो उसको हेड नियुक्त करेगा सलाह पर, वो बोलेगा तो उसकी सलाह जरूरी है, किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो अपने मन से नहीं कर सकता है। तो ये था 53 का 2 में इतने सारे पावर दिए गए थे, सैनिक शक्ति दिया गया था, है ना। मिलिट्री पावर था किसका, राष्ट्रपति का। अब देखते हैं डिप्लोमेटिक पावर ऑफ प्रेसिडेंट, है ना, राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां। डिप्लोमेटिक पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ऑल एग्रीमेंट ट्रीटीज विथ अदर कंट्रीज शैल बी इम्प्लीमेंटेड बाय नेम ऑफ प्रेसिडेंट। दूसरे देशों के सभी समझौते और संधियां राष्ट्रपति के नाम से ही होगी, है ना। जो भी ट्रीटी या फिर जो भी संधि किया जाएगा, है ना, जो भी एग्रीमेंट किया जाएगा, जो भी समझौते किए जाएंगे प्यारे दोस्तों दूसरे देशों के साथ, तो वो उसमें सिग्नेचर किसका होगा, राष्ट्रपति का होगा, प्रेसिडेंट का होगा। हाई कमिश्नर एंड एम्बेसडर अपॉइंट एंड रिमूव बाय प्रेसिडेंट एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उच्चायुक्त और राजदूत जो नियुक्त किए जाते हैं ना दूसरे देशों में, उनको कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, किसकी सलाह पर, केंद्र सरकार की सलाह पर। केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति जो है उच्चायुक्त और राजदूतों की क्या करता है, नियुक्ति करता है, या फिर उसको रिमूव भी करता है, हटाया भी जाता है।
आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों, इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, है ना। ये सोर्स जो लिया गया है वो जर्मनी से लिया गया है। इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट जो है, इसका सोर्स जो है कहाँ से लिया गया, स्रोत जर्मनी से लिया गया है प्यारे दोस्तों। तो आपातकालीन शक्तियां मतलब कौन कौन सा आपातकाल जो है एक देश में, हमारे देश में लागू किया जाता है, उसके बारे में पहले देखते हैं कि नेशनल इमरजेंसी एक होता है ना। कौन कौन सा इमरजेंसी है, एक होता है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। यह अभी तक 3 बार लगाया गया है और ये आर्टिकल 352 में वर्णित है, राष्ट्रीय आपातकाल। स्टेट इमरजेंसी है ना, राज्य आपातकाल, इसी को बोला जाता है प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन प्यारे दोस्तों। ये आर्टिकल 356 में वर्णित है। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। ये आर्टिकल 360 में वर्णित है, हमारे संविधान के आर्टिकल 360 में वर्णित है फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में, वित्तीय आपातकाल के बारे में। यह आपातकाल हमारे देश में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है ना। ये जो वित्तीय आपातकाल है ये हमारे देश में आज तक कभी भी लागू नहीं हुआ है प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, ये थी राष्ट्रपति की शक्तियां, है ना, जो हमने चर्चा की। आगे हम इसी का विस्तार देखेंगे प्यारे दोस्तों, नेशनल इमरजेंसी के बारे में, ये क्या होता है, फिर स्टेट इमरजेंसी, फिर फाइनेंस इमरजेंसी के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे, है ना, पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे इसके बारे में प्यारे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ प्यारे मित्रों, चैनल में नए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही अगर इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड बाकी की वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को पहले देखें और फिर इस क्लास का आनंद लें प्यारे दोस्तों। धन्यवाद।